हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए जो हमारा यूनिट 10 का आयोग है उसमें आज हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के एमसीक्यू करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। करीब 50 प्रश्न मैं आपको कराऊंगी। क्वेश्चन 35 समथिंग रहेंगे, लेकिन उनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगी। इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी 12,000 एमसीक्यू की, उसका जो टेस्ट नंबर 99 है उसमें से मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ। तो आप जिन्होंने टेस्ट हमारे लिए हैं वो 99 टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई। ये ऑब्जेक्टिव लगाने से पहले कुछ मेन फैक्ट हैं वो मैं आपको कवर करवा देती हूँ, जिससे कि ऑब्जेक्टिव लगाने में आसानी होगी। सबसे पहले इसकी गठन जो हुआ था वो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010। याद रखिएगा डेट, 18 अक्टूबर कब हुआ था? 2010। किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नियम आया था 2010 में, उसकी धारा 3 के तहत। देखो 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम आया था। अधिनियम में बहुत सारी धाराएं थी, उसकी जो धारा 3 थी उसके तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन हुआ। डेट कब थी? 18 अक्टूबर 2010। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय है दिल्ली। इसके अलावा इसकी सहयोगात्मक पीठ भी हैं। 4 सहयोगात्मक पीठ हैं। कौन कौन सी? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। आपको इसका क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, इनमें से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की पीठ नहीं है। इसके अलावा इसकी संरचना के बारे में देखें तो इसमें 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होते हैं, मतलब न्यायिक क्षेत्र जो लॉ से संबंधित होते हैं, और 10 सदस्य पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। और 10 सदस्य क्या होते हैं? पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं और 10 सदस्य पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा होती है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हो जाती है। इसके जो सदस्य होते हैं, चयन समिति को नियुक्त की जाती है इसमें, उसकी सिफारिश पर इसमें सदस्य नियुक्त होते हैं। पदावधि इसकी 5 वर्ष होती है और पदच्युति या इस्तीफा इसमें केंद्र सरकार को दिया जाता है। इसके अलावा ये एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से ये बना नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से ये प्रदर्शित होता है। ये उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी इसमें शामिल होता है। वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय अधिकार होते हैं। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना पड़ता है। नियमों का पालन ना करने पर दंड का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष का और 10 करोड़ का अर्थदंड है। अधिकतम 3 वर्ष और 10 करोड़ का। यह पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई करता है। कितने? 7। प्रथम अध्यक्ष एनजीटी के थे लोकेश्वर सिंह पंटा, और वर्तमान में है प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि अभी 2023 से मार्च 2023 हैं। वर्तमान में प्रकाश श्रीवास्तव हैं और पहले हैं लोकेश्वर सिंह पंटा। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना अभी हमने पढ़ा था कब हुई है? 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई है। और जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो अधिनियम की जो धारा है, धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो दुनिया का तीसरा देश बन गया है, याद रखिएगा। एनजीटी की स्थापना के बाद भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के बाद भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तीसरा देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? तीसरा देश बन गया है, जहां पर पर्यावरण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें चलती हैं। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लोकेश्वर सिंह पंटा थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। ये बोल रहे हैं तीसरा बन गया। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापना करने वाला पहला देश है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। दूसरा कौन सा है? न्यूजीलैंड। तो याद रखना है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित करने वाला पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा कौन सा है? भारत है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुसार एनजीटी के पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा कितने महीनों के अंतर्गत कर देना चाहिए? 6 माह के अंतर्गत कर देना चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिनियम के अनुसार एनजीटी के पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा कितने महीनों में करना चाहिए? 6 महीने में कर देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और द्रुत गति से पर्यावरण न्याय के लिए ये जो है इस अधिकरण को बनाया गया। तो याद रखिएगा, एनजीटी के पास अगर कोई पर्यावरण संबंधित मुद्दा आता है तो उसका निपटारा कितने माह में कर लेना चाहिए? 6 माह में उसका निपटारा करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आने के 100% चांसेस हैं। टेस्ट नंबर 99, हमारी टेस्ट सीरीज जो है 12,000 MCQ की, टेस्ट नंबर 99 में ये क्वेश्चन है। अगला है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में प्रकाश श्रीवास्तव हैं। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत स्थापना हुई है इसकी। और राष्ट्रीय हरित अधिनियम की धारा 3 में इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 में धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के बाद भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा विकासशील देश बन गया? देखो, अभी मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये ऑलरेडी विकसित हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं विकासशील देश कौन सा बन गया है, तो विकासशील बन गया है पहला। एनजीटी स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश बन गया है। और तीसरे नंबर में अगर देखा जाए तो तीसरा बन गया है, और विकासशील में देखा जाए तो पहला बन गया है। फ्रेंड देखिए, ये हमारे 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र है। टोटल 3 बुकलेट ये आपको मिलती हैं। 2 आपको बाइंडिंग की हुई बुकलेट मिलती हैं जिसमें 1 से 50 और 50 से 100 तक टेस्ट रहते हैं। टोटल 12,000 MCQ हैं। यूनिट वाइज ये टेस्ट तैयार किए गए हैं, जैसे कि यूनिट 1 से 10 तक टेस्ट, यूनिट 1 जो है टेस्ट 1 से 10 तक है। यूनिट 2 जो है 11 से 20 तक है। 21 से 30 तक यूनिट 3 है। इस प्रकार ये टेस्ट तैयार किए गए हैं। बहुत ही शानदार MCQ हैं, सुपर डुपर प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं, मैंने आज सुबह भी एक करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि सभी लोग इसको ज़रूर लीजिए। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की है और इसकी हार्ड कॉपी 1399 की है। ये आपको 2023 के साथ साथ 2024 में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि यूनिट वाइज ये टेस्ट तैयार किए गए हैं। इसको आप रिवीजन के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर, टेस्ट के तौर पर, किसी भी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूनिट में आपको परेशानी आ रही है वो यूनिट को बार बार लगा सकते हैं। यहाँ से आपको 80 से 90 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। साथ में क्या है, हम यहाँ से ग्रुप भी दे रहे हैं आपको। इसमें उस ग्रुप में भी मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी मैं ग्रुप में आपको, वो ग्रुप में तुरंत में दूँ, तुरंत याद करते जाना है। जो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो ये जो बचे हुए जो दिन है ना, 12-13 जो दिन, वो एकदम झोंक देना है। जो मैं दे रही हूँ वीडियो देखिए, मेरे ग्रुप में जो दे रही हूँ वो करिए, जो टेस्ट में मैं करवा रही हूँ वो पढ़िए। यकीनन आपका प्रीलिम्स जरूर निकलेगा। इसकी बुकिंग आरंभ हो चुकी थी और इसका जो चार्ज है 499। सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत मिल जाएगी, हार्ड कॉपी आपको आपके घर आएगी। 10,000 प्लस प्रश्नों की ये प्रश्नोत्तरी, 10,000 प्रश्न यूनिट 1 से 10 तक है, जबकि जो 2,000 प्रश्न है वो करंट अफेयर्स के हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखो धारा 3 के तहत तो स्थापना हुई। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिनियम की किस धारा में एनजीटी की शक्तियों का वर्णन है? तो एनजीटी की जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद, किस धारा में है? धारा 19 में है। राष्ट्रीय हरित अधिनियम की किस धारा में एनजीटी की शक्तियों का वर्णन है? धारा 19 में। किस में वर्णन है? धारा 19 में एनजीटी की शक्तियों का वर्णन है। एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं वो किसके थ्रू चुने जाते हैं? जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। और कौन है? अभी प्रकाश श्रीवास्तव हैं।
अगला है एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर या परामर्श पर इसकी नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर होती है। एनजीटी के मुख्यालय दिल्ली के अतिरिक्त और कहाँ पर हैं? कितने क्षेत्रीय कार्यालय? 4 हैं। अभी मैं जब शुरू में बता रही थी तो मैंने बताया था पुणे में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है और चेन्नई में है। ये 4 जगह एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला है एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? केंद्र सरकार को। यही नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की सलाह से और इसी को ही त्यागपत्र सौंपा जाता है। तो एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? केंद्र सरकार को सौंपते हैं। एनजीटी की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान से प्रेरित है? तो एनजीटी की स्थापना अनुच्छेद 21 से प्रेरित है। किससे है? अनुच्छेद 21 से प्रेरित है एनजीटी की स्थापना। जो अनुच्छेद 21 है वो भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा से संबंधित है और जो भारत के नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण का अधिकार देता है। इसी के तहत अनुच्छेद 21 के तहत एनजीटी की स्थापना की गई है। 5 मई 2010 को ये अधिनियमित किया गया था और 18 अक्टूबर 2010 को ये बना दिया गया था। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। ग्रीन बेंच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, एनजीटी जब नहीं गठन हुआ था उसके पहले एक ग्रीन बेंच होता था। इसके अलावा अगर हम अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो किसी भी तरह से व्यक्ति को कोई भी बात कहना हो, कहीं भी कुछ भी एक्सप्रेस करना हो, कहीं भी भाषण देना हो तो इसकी स्वतंत्रता रहती है अनुच्छेद 21 के तहत। ये नेशनल प्रशासनिक प्राधिकरण है 323A 300। और इसके अलावा 323 अगर यहाँ पे बी आ जाता तो 323B भी पर्यावरण से ही संबंधित है और 323B भी ये पर्यावरण संबंधित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये अनुच्छेद 51 का जो ए है वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान जो है उसकी रक्षा करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये राष्ट्रीय झंडे की रिस्पेक्ट करना, राष्ट्रीय जो एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करना, ये बताता है अनुच्छेद 51A। अगला है भारत के पहले किन 2 देशों ने एनजीटी जैसे विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की? मैंने अभी बताया था ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। तो इसका एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत तीसरा देश है। पहले दूसरे कौन से? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे स्टेटस के थ्रू। आपका नंबर मेरे पास सेव होगा, आप नाम से मुझे सेव इट करके भेज दीजिएगा और आपका नाम लिख दीजिएगा। तो स्टेटस पर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालूंगी तो वो आपको याद होते जाएंगे, जो आपको एग्जाम में तुरंत पिन करेंगे। पिछली बार ऐसा हुआ था, मैंने सागौन का वृक्ष कितने प्रतिशत पाया जाता, रात में डाला, मॉर्निंग में वो क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसलिए बोल रही हूँ कि जो लोग भी प्रीलिम्स की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं अपना नंबर सेव करवा दीजिएगा। अगला है एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से कहाँ नहीं है? एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में नहीं है, बाकी मुंबई में नहीं है, भोपाल में तो है। मुंबई में नहीं है, भोपाल में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है। मुंबई में एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है और मुंबई की जगह ये है पुणे में। भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में ये है चारों। हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में भी है, मुंबई में नहीं है। मुंबई की जगह कहाँ पर है? पुणे में। अगला क्वेश्चन है एनजीटी की संरचना से संबंधित में इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें एक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। 10 से 20 न्यायिक सदस्य होते हैं, ये भी सही है। 20 से 30 विशेषज्ञ होते हैं, ये सही नहीं है। एनजीटी की संरचना में 20 से 30 विशेषज्ञ होते हैं, ये सही नहीं है। बाकी सभी सदस्य जो हैं वो सही हैं। 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होते हैं और 10 सदस्य पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। 10 ही होते हैं, 20 से 30 नहीं होते हैं। एनजीटी के न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किसकी सिफारिश के आधार पर की जाती है?
न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। किसके चयन? एनजीटी के जो अध्यक्ष होता है वो के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होता है, और जो न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार करता है। और किसकी सहायता या परामर्श से करता है? चयन समिति के परामर्श पर करता है। एनजीटी के न्यायिक व विदेश विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। किसकी? चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। अगला है एनजीटी की शक्तियों में इनमें से कौन सा कथन शामिल नहीं है? पहला है इसके पास एक न्यायालय के समान अपील सुनने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया को मानने के बाद नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है, बी भी सही है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, ये भी सही है। सभी शामिल है, तो ये सभी इसमें सभी शामिल हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है जो शामिल नहीं होगा। अगला है एनजीटी के अध्यक्ष की जो अर्हताएं हैं, योग्यताएं, उनमें कौन सा इनमें से सही नहीं है? उसे सर्वोच्च न्यायालय का पदस्थ न्यायाधीश होना चाहिए, उसे सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, उसे उच्च न्यायालय का पदस्थ, उच्च न्यायालय वाला इसमें नहीं होगा, तो सी इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। उसे उच्च न्यायालय का पदस्थ, सर्वोच्च न्यायालय का हो सकता है लेकिन उच्च न्यायालय का नहीं। एनजीटी का अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य यदि सर्वोच्च न्यायालय का पदस्थ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो तो उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल या 70 वर्ष। इसका अपडेट कर दिया है, पहले 65 था लेकिन अब वर्तमान में 70 कर दिया है, तो 5 वर्ष या 70 वर्ष हो जाएगा एनजीटी का अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य। तो ये 5 वर्ष या 70 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। एनजीटी का जो अध्यक्ष होंगे या और न्यायिक सदस्य होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय में जो पदस्थ हो सकते हैं, उच्च न्यायालय में पदस्थ नहीं हो सकते। उसका कार्यकाल क्या होगा? 5 साल या 70 साल हो सकता है, जो भी पहले हो जाए। कौन सी अर्हता एनजीटी के न्यायिक सदस्यों के संबंध में सही नहीं है? वह सर्वोच्च न्यायालय का पदस्थ न्यायाधीश हो सकता है, बिल्कुल सही है। वह सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता है, दूसरा रॉन्ग होगा। तीसरा और देख लेते हैं। वह उच्च न्यायालय का पदस्थ या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, वह उच्च न्यायालय का पदस्थ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं पदस्थ या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और पदस्थ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता है। उच्च का हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं हो सकता। एनजीटी के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य यदि उच्च न्यायालय के पदस्थ या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हों तो उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष, 70 वर्ष, 5 67, 5 65 या 5 62? पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। एनजीटी का अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य यदि उच्च न्यायालय का पदस्थ या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो तो उसका कार्यकाल कितना हो जाएगा? तो उसका कार्यकाल हो जाएगा 5 और 67 पदस्थ। ये अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य यदि उच्च न्यायालय का हो तब ये स्थिति बनेगी 5 या 67 वर्ष, यदि न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय का पदस्थ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो तो। अगला है एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास कौन सी अर्हता होनी चाहिए? एनजीटी के विशेषज्ञ समूह हेतु डॉक्टरेट उपाधि भौतिक विज्ञान या प्राण विज्ञान में सही है। एमएससी, एमई, एमटेक ये भी सही है। सुसंगत क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें पर्यावरण संबंधी 15 वर्ष का अनुभव, ये भी सही है। तो ये सभी ही कथन इसके सही होंगे। अगर विशेषज्ञ लेना है तो ये सभी में उपाधियां होनी चाहिए। एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? एनजीटी के जो विशेषज्ञ सदस्य हैं उसका कार्यकाल या 5 साल या 65 वर्ष होगा। एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल याद रखिएगा। एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 5 या 65 वर्ष होगा। एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों में कौन सम्मिलित नहीं है? पूर्वी क्षेत्र कोलकाता है, बिल्कुल सही है। पश्चिम क्षेत्र पुणे है, ये भी सही है। दक्षिण क्षेत्र चेन्नई है, ये भी सही है। मध्य क्षेत्र प्रयागराज नहीं है, बल्कि मध्य क्षेत्र इसमें भोपाल हो जाएगा। तो प्रयागराज इसका आंसर गलत हो जाएगा। बाकी बस में कौन कौन से होते हैं? भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई इसके क्षेत्रीय कार्यालय, और मेन कार्यालय दिल्ली में है।
अगला है एनजीटी के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने के कितने वर्ष तक ऐसी किसी संस्था या व्यक्ति के प्रबंध प्रशासन में कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे जो इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में जो है पक्षकार रहा हो। कौन नहीं होंगे? तो 2 वर्ष तक नहीं रहेंगे। कितने वर्ष तक नहीं रहेंगे? एनजीटी के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य अपने कार्यकाल पूरे होने के 2 वर्ष तक किसी संस्था या व्यक्ति के प्रबंध विशासन में कोई भी नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे। याद रखिएगा 2 वर्ष। अगला है एनजीटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एनजीटी एक संवैधानिक आयोग है। एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य पुनः नियुक्ति हेतु अपात्र होते हैं। 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो एनजीटी एक संवैधानिक आयोग, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एनजीटी को किसी भी अनुच्छेद के तहत नहीं बनाया गया, ये वैधानिक आयोग। दूसरा जो है एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व विशेषज्ञ सदस्य तो पुनः नियुक्ति हेतु अपात्र होते हैं, ये सही है। इनको पुनः नियुक्ति नहीं दी जा सकती और भी किसी भी जगह पर भी वो नियुक्ति के बाद 2 साल तक काम नहीं कर सकते हैं। तो ये संवैधानिक आयोग है, ये बिल्कुल गलत है। संवैधानिक संस्था तब होती है जब किसी अनुच्छेद के तहत स्थापना की जाती है। एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तो केवल इसमें 2 सही हो जाएगा। अगला है कौन सा अधिनियम एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? इनमें से 7 अधिनियम को एनजीटी के अधिकार में लाया गया है। पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। क्या ये सही है? ये गलत है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को, क्योंकि वनों का संरक्षण करा जा रहा है, वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है, इसलिए ये एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जबकि वन संरक्षण अधिनियम इसमें शामिल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया, बिल्कुल सही है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम 1975 में आया, ये गलत है, ये 78 में आया था। और जल प्रदूषण अधिनियम निवारण अधिनियम 1974 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में आया था, ये सही है। बी वाला आंसर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। अगला है एनजीटी कितने कानून के तहत सुनवाई करता है? एनजीटी 7 कानूनों के तहत सुनवाई करता है। मैं आपको 7 कानून का नाम बता देती हूँ क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं। एनजीटी के जो 7 कानून हैं, इन कानून के तहत कोई भी अगर बात होती है तो वो एनजीटी के तहत अगर इन कानूनों से संबंध में कोई भी बात होती है तो उसके तहत ये स्थापना की जाती है। ये भी याद रखिएगा कि अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। न्यायिक और विशेषज्ञ के लिए एक चयन समिति बनाई जाती है। वैधानिक निकाय है और अपीलीय क्षेत्र अधिकार इसमें होता है। 3 वर्ष सजा और 10 करोड़ का अधिकतम दंड दिया जाता है। 7 कानून में सबसे पहले जल प्रदूषण अधिनियम आ जाएगा 1974 वाला। इसके बाद उपकर अधिनियम जो है, जल प्रदूषण उपकर अधिनियम जो है वो 1977 वाला आ जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 आ जाएगा। वायु अधिनियम 1981 आ जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आ जाएगा और जैव विविधता अधिनियम 2002 आ जाएगा। इस तरह से ये 7 कानूनों के तहत सुनवाई करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अधिनियम एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? इनमें से पहला है लोक दायित्व बीमा अधिनियम आ जाता है। जैव विविधता अधिनियम ये भी आ जाता है। जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 ये नहीं आता है, बाकी के सब आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एनजीटी के आदेश के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिन के भीतर की जा सकती है? 90 दिन के। एनजीटी ने कोई आदेश दिया है और उसके विरोध में आपको कोई अपील करनी है तो 90 दिन के भीतर कर सकते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप पर जरूर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा कि जो योजना आयोग है मध्य प्रदेश में, जब योजना आयोग की मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना हुई थी उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको मुझे बताना है ये कमेंट करके कि मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग
प्रथम अध्यक्ष। ये सभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे प्रथम अध्यक्ष। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एनजीटी के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिन में की जा सकती है? 90 दिन में की जा सकती है। एनजीटी के नियमों का पालन न करने पर कितने दिन का दंड दिया जा सकता है? तो देखो 3 वर्ष तक का कारोबार मतलब 3 वर्ष कारावास दिया जा सकता है और 20 करोड़ तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी के संबंध में केंद्र सरकार नियम किसके द्वारा बनाती है? तो अधिसूचना। कोई भी नियम बनाना है केंद्र सरकार को तो वो पहले अधिसूचना जारी करेगी, उसी के तहत ही कोई नियम बनेगा। तो याद रखना, एनजीटी के संबंध में केंद्र सरकार नियम किसके द्वारा बनाती है? तो वो एक अधिसूचना द्वारा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व विशेषज्ञ सदस्यों को विभिन्न आधारों पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से कौन हटा सकता है? तो केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से हटा सकती है। एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य व विशेषज्ञ सदस्यों को विभिन्न आधार पर पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? केंद्र सरकार हटा सकती है, लेकिन कैसे हटा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके परामर्श से हटा सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। टेस्ट जो 99 है उसमें से मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे ही अगला आयोग करवाऊंगी और भी मैराथन भी आयोग का लेके आऊँगी। रात को एक और वीडियो करंट अफेयर्स का कराऊंगी, बहुत ही शानदार। तो वीडियो पर चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।